तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो चलिए बात करते हैं अपनी क्लास पर आते हैं। तो क्लास जो थी वो थी मूल विधि की। तो मूल विधि में जो चल रहा था, मूल विधि की फर्स्ट क्लास हो चुकी है। तो आज मूल विधि की जो है वो सेकेंड क्लास है। और मूल विधि की इंट्रोडक्शन क्लास की इंट्रोडक्शन करा दिया था, और जो सिलेबस था उसके बारे में सारा का सारा डिस्कस करा दिया था पिछली क्लास में। और जो क्लास थे उसका टाइमिंग बता दिया था कि किस टाइम पर आपको उसकी क्लास मिलेगी। और जो हमने आपसे वायदा किया था कि क्लास स्टार्ट होने से पहले 5 क्वेश्चन आपको मूल विधि के डेली कराए जाएंगे। तो वायदे के अनुसार हमने यहाँ पर सारे के सारे वो 5 क्वेश्चन लिख दिए हैं। जो इससे रिलेटेड जो पिछला टॉपिक पढ़ाया है उसी के ये क्वेश्चन है, तो ये आपको कराए जाएंगे। तो इससे एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपने पहले एक दिन टॉपिक पढ़ा और सेकेंड डे उसके आपको क्वेश्चन मिल गए। 4-5 जो भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो इससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे, और जो मूल विधि पढ़ी है उसका रिवीजन भी हो जाएगा पहली क्लास का। तो जो बताया था हमने कि क्लास की जो टाइमिंग थी वो 9 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। डेली सुबह 9 AM पर आपको क्लास मिल जाएगी मूल विधि की। तो आज सेकेंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास में ज़्यादा कुछ नहीं कराया था, सिर्फ मूल विधि का IPS 1860 का चैप्टर फर्स्ट कराया था। तो आज चलेगा 1860 का चैप्टर सेकेंड। तो चैप्टर फर्स्ट में 5 धाराएं थी, वो आपकी कंप्लीट करा दी थी, और आज सेकेंड चैप्टर चलेगा। तो मूल विधि में जितना हो सकेगा मैं आपको अच्छा कराने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए तो यहाँ से भी हम लोगों को भी मेहनत करने में दिक्कत नहीं होगी। जाना जाना यहाँ से मेहनत करेंगे तो आप लोगों के पास अच्छा कंटेंट पहुँचेगा। अच्छा कंटेंट पहुँचेगा तो आप लोग का जो पढ़ाई है वो करने में आपको आसानी होगी। मतलब अच्छा कंटेंट पहुँचेगा तो सिलेक्शन ज़्यादा होंगे, तो आप लोगों का सिलेक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो सिलेक्शन परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन जो सेकेंड वो पहली क्लास के क्वेश्चन जो कराए थे, टॉपिक कराया था उसमें, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता है। तो यहाँ पर बताना है भारतीय दंड संहिता है, उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। भारतीय दंड संहिता है, साधारण दंड विधि, विशेष दंड विधि, साधारण एवं विशेष दोनों है, या कार्य विधि। तो आपको बताना है भारतीय दंड संहिता क्या है। तो भारतीय दंड संहिता क्या है, तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। भारतीय दंड संहिता है एक साधारण दंड विधि, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है निम्नलिखित में से अपराध के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन में है निम्नलिखित के लिए अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है। तो निम्नलिखित में से अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है। अपराध के लिए इंटेंशन आशय होना चाहिए, किस आशय से आप अपराध कर रहे हैं, ये तो सही है, ठीक है। कार्य के लिए दंड भी मिलता है, यह भी सही है। वर्जित कार्य होना चाहिए, तो क्या यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बी। तो निम्नलिखित में से अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब उद्देश्य जो है वो आवश्यक नहीं है आपका, कि ये जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर आपका होगा उद्देश्य जो है वो आवश्यक नहीं है अपराध के लिए। उसके बाद में क्वेश्चन थर्ड देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, भारतीय दंड संहिता के प्रारूप पर तत्कालीन गवर्नर जनरल ने अपनी अनुमति प्रदान की। तो जो भारतीय दंड संहिता के प्रारूप पर तत्कालीन गवर्नर जनरल ने अपनी अनुमति प्रदान की थी, वो कब प्रदान की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन है 6 सितंबर 1960, 6 अक्टूबर 1860, 6 दिसंबर 1860, 1 जनवरी 1862। तो यहाँ पर भारतीय दंड संहिता का जो प्रारूप पर जो उस टाइम के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मैकाले, उन्होंने अपनी अनुमति प्रदान की थी 6 अक्टूबर 1860 को। तो ऑप्शन बी जो राइट आंसर। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन 4 देखते हैं। भारतीय दंड संहिता प्रवर्त मतलब लागू हुई थी। तो भारतीय दंड संहिता आपकी किस वर्ष लागू हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है 6 अक्टूबर 1860, 6 दिसंबर 1860। उसके बाद में ऑप्शन है
1 जनवरी 1861, 1 जनवरी 1862। तो भारतीय दंड संहिता लागू की जगह पर कभी कभी प्रवृत्ति भी लिख देते हैं। प्रवृत्ति का भी मतलब होता है कि लागू कब हुई थी। तो भारतीय दंड संहिता लागू हुई थी 1 जनवरी 1862 को। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। यहाँ पर भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया था। तो भारतीय दंड संहिता का हमने पिछली क्लास में बताया था। ये सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं जो पिछले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो भारतीय दंड संहिता का प्रारूप, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यूएस स्टडी 76 पर मूल विधि क्लास लेते हैं तो आपको मूल विधि तैयार करने की कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी उसका प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको ये समझिए आपको बेहतर तरीके से कराई जाएगी। और इसी टाइप के ये क्वेश्चन बनते हैं। ये प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया है। तो भारतीय दंड संहिता का हमने बताया था प्रारूप मतलब ड्राफ्ट तैयार किसने किया था? प्रथम भारतीय विधि आयोग द्वारा, द्वितीय भारतीय विधि आयोग द्वारा, तृतीय भारतीय विधि आयोग द्वारा या चतुर्थ भारतीय विधि आयोग द्वारा। तो भारतीय दंड संहिता का प्रारूप जो तैयार किया था वो किया था प्रथम भारतीय विधि आयोग के द्वारा। भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया गया था यहाँ पर। तो अपने वायदे के मुताबिक मैंने कहा था फर्स्ट क्लास में कि ये टॉपिक हो जाने के बाद जो आगे क्लासें आएंगी डेली, उसमें आपको क्लास करवाने से पहले या जो टॉपिक चलेगा उसको क्लास को कंटिन्यू करने से पहले आपको मूल विधि के 5 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चन, जिससे कि आपको यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो वही है ये 5 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए भी हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो वो भी देख लो फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास में क्या है, फर्स्ट क्लास में जो सारा का सारा सिलेबस था वो डिस्कस कराया था कि किस सिलेबस में से, मतलब सिलेबस में किस टॉपिक से कितने नंबर के या कितने क्वेश्चन आएंगे। तो वो उसमें सारा का सारा डिस्कस करा दिया था, सारा सिलेबस बता दिया था। चैप्टर फर्स्ट भी कंप्लीट हो चुका था इंडियन पेनल कोड 1860 का। तो अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया था। तो वो क्लास आप लोग देख लें और थोड़ा सपोर्ट करें आप लोग। तो सपोर्ट करने के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, क्योंकि बेल आइकन पर प्रेस करेंगे तो जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सुबह 9 बजे प्राप्त हो जाएगी, जिससे कि आप ये क्लास देख सकते हैं। तो यहाँ पर अपने वादे के मुताबिक हमने जो कहा था वो कर दिया है। 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा दिए हैं। अब बात करेंगे आगे चैप्टर 2 आज स्टार्ट करेंगे आईपीसी का, इंडियन पेनल कोड 1860 का। तो चैप्टर 2 आज स्टार्ट करेंगे। चलिए तब तक आप क्वेश्चन ये देख लीजिए। और एक बात और याद रखिए कि रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। कि रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जीती है जंग, कि जिसने रातों से जीती है जंग वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, रहा संघर्ष की जो चलता है, रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। तो संघर्ष अगर आपके जीवन में नहीं है तो आपके जीवन का कोई महत्व नहीं है। संघर्ष का मतलब है जो जीवन के उतार चढ़ाव हैं वो। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है, उतार चढ़ाव नहीं है, तो आपका जीवन बिल्कुल बेकार है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने भी देखा होगा कि मेडिकल में और मतलब हॉस्पिटल वगैरह में आपने देखा होगा कंप्यूटर पर वो लाइन चलती रहती है ऐसे ईसीजी की लाइन। तो जब वो लाइन सीधी हो जाती है तो उसका मतलब क्या होता है, इंसान खत्म हो गया। तो उसका मतलब यही है। यहाँ पर आप इससे देख सकते हैं कि अगर संघर्ष है आपके लाइफ में तो आपका जीवन है, जीवन सफल है, मतलब जीवन में है। अगर संघर्ष नहीं है आपके लाइफ में तो जीवन का कोई महत्व नहीं। तो आप अपने संघर्षों से निराश ना होइए। संघर्ष तो सबके जीवन में होते हैं, आप बस तैयारी पर अपनी ध्यान रखिए कंटिन्यू, ठीक है। तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए यहाँ पर देखिए, इसको रफ करा चलेगा। इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860, यहाँ पर शॉर्ट में लिख देते हैं आईपीसी 1860 आईपीसी में चलेगा। चैप्टर सेकंड जो किससे संबंधित है, स्पष्टीकरण से संबंधित है। सामान्य स्पष्टीकरण किससे संबंधित,
सामान्य स्पष्टीकरण से संबंधित है। और इसमें सेक्शन या धाराएं कितनी है, कहाँ से कहाँ तक, धारा 6 से लेकर 52 तक इसमें धाराएं हैं। और सामान्य स्पष्टीकरण की बात कही गई है इसमें, और धाराएं यहाँ पर इसमें 6 से लेकर 52A तक धारा है। ठीक है, तो चैप्टर 2 इसी बात से संबंधित है, स्पष्टीकरण से। तो इसमें एक एक धारा को अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए क्या क्या कहा गया है किस धारा में। तो यहाँ पर देखिएगा, धारा फर्स्ट क्यों, धारा 8, जो इम्पोर्टेंट धारा है वही आपको यहाँ पर कराई जाएंगी। इम्पोर्टेंट तो आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो आपको जो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर सेक्शन 8 में या धारा 8 में क्या कहा गया है, यहाँ पर जेंडर या लिंग की परिभाषा दी गई है। जेंडर या लिंग की परिभाषा दी गई है धारा 8 में। जेंडर का मतलब है यहाँ पर कि जो ही या वही का मतलब होगा, जो इसमें इंडियन पेनल कोड IPC में जो जहाँ पर भी आपको वह शब्द दिखेगा उसका मतलब आपका क्या होगा, वह शब्द का मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो वह शब्द का मतलब है उसका मतलब हो जाएगा मेल फीमेल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, मेल फीमेल माना जाएगा। तो ये सेक्शन 8 ये कहता है कि यहाँ पर जहाँ पर भी जेंडर या लिंग की परिभाषा की बात कही गई है सेक्शन 8 में, जहाँ पर भी वह शब्द आपको अगर मिलता है तो वहाँ पर मेल फीमेल दोनों से संबंधित होगा, मेल और फीमेल से। अब इसके बाद में सेक्शन 10 की बात करते हैं, धारा 10 की बात करते हैं। धारा 10 की बात करते हैं। धारा 10 में क्या कहा गया है, जैसे धारा 10 में कहा गया है कि कोई मेन है या पुरुष है, कोई मेन है या पुरुष है, जो उसका मतलब क्या होगा, कोई मेन है या पुरुष उसका मतलब क्या होगा, मेल ह्यूमन बीइंग, उसका मतलब हो जाएगा मेल ह्यूमन बीइंग। और यहाँ पर कोई वुमेन है या स्त्री है, स्त्री का मतलब क्या होगा यहाँ पर, फीमेल ह्यूमन बीइंग। तो सेक्शन 10 में या धारा 10 में ये कहा गया है कि यहाँ पर भी मेन या पुरुष शब्द की बात होगी वहाँ पर मेल ह्यूमन बीइंग होगा, और जहाँ पर भी वुमेन स्त्री शब्द की बात होगी फीमेल ह्यूमन बीइंग। किसी भी एज का हो सकता है, या मतलब कि यहाँ पर किसी भी एज का जो होगा उसको मेन और वुमेन से ही, किसी भी एज का यहाँ पर लिख सकते हैं, किसी भी एज का मेन और वुमेन से ही उसको दर्शाया जाएगा। किसी भी एज का हो सकता है। तो मेन और वुमेन में किसी भी एज का हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर 2 वर्ष की बच्ची, उसको भी वुमेन कहा जाएगा। 2 वर्ष का कोई बच्चा है, उसको भी मेन ही कहा जाएगा। किसी भी एज का हो सकता है, लेकिन उसको मेन और वुमेन से ही यहाँ पर दर्शाया गया है, उसके लिए कोई भी अलग से प्रावधान नहीं है यहाँ पर। तो इससे एक केस भी संबंधित है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 वर्ष की कोई बच्ची है तो उसको भी वुमेन ही माना जाएगा। और यहाँ पर इसी तरीके से अगर 2 वर्ष का कोई बच्चा है तो उसको मेन ही माना जाएगा, उसके लिए कोई अलग सा नियम नहीं है। और इसी से एक संबंधित केस है एम्पेरर वर्सेस तटीय महाद्वीप केस। तो यहाँ पर लिख लीजिए, इससे संबंधित केस हम आपको लिखवा दे रहे हैं, साथ ही साथ में आपको केस भी करवाते चल रहे हैं। इससे संबंधित जो केस है एम्पेरर वर्सेस तटीय महाद्वीप केस। तो ये जो है केस है इससे संबंधित,
कभी कभी पूछ लिया जाता है कि धारा 10 से कौन सा केस संबंधित है। आपको 4 केस दे रखे होंगे और उसमें पूछा जाएगा, तो आपका कौन सा सही होगा, एम्पेरर वर्सेस तटीय महाद्वीप केस। तो धारा 10 से जो है वो एम्पेरर वर्सेस तटीय महाद्वीप केस संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर अब बात करते हैं अगले सेक्शन की या अगले धारा की। तो इसको ऊपर से रफ कर देते हैं। तो इसको यहाँ से रफ करके अब देखते हैं सेक्शन अगला क्या कह रहा है। सेक्शन अगला जो है वो है 14। इसमें क्या कहा गया है, सिविल सर्वेंट या सिविल सेवक के बारे में इससे संबंधित है ये। सिविल सर्वेंट या सिविल सेवक सिविल सर्वेंट या सिविल सेवक से संबंधित है ये। तो इसको तो सिविल सेवक का यहाँ पर संबंध क्या है, सिविल सर्वेंट का संबंध है यहाँ पर असाइन अधिकारियों से। तो सिविल सेवक या सिविल सर्वेंट का यहाँ मतलब क्या होगा, असाइन अधिकारियों से संबंध होगा। असाइन अधिकारियों से संबंध है यहाँ पर। तो आप इसको डायरेक्ट समझ लीजिए, सिविल सर्वेंट सिविल सेवक, असाइन अधिकारी जैसे IAS IPS या सरकार का कोई सेवक, जैसे IAS IPS या सरकार का कोई सेवक, असाइन अधिकारी जो है इनको सिविल सेवक के अंतर्गत रखा जाएगा। और ये आता है धारा 14 या सेक्शन 14 के अंतर्गत। सिविल सर्वेंट या सिविल सेवक, असाइन अधिकारी, IAS IPS, जैसे कि IAS हो गया, एक आपका IPS हो गया, और या सरकार के सेवक हो गए या सरकार के सेवक। यहाँ पर डायरेक्ट लिख लीजिए, सरकार के सेवक जो होते हैं वो सिविल सेवक कहलाते हैं। तो ये IAS IPS या सरकार के सेवक, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से अब बात करते हैं सेक्शन, इसी से संबंधित है सेक्शन 21 या धारा 21। इसमें कहा गया है लोक सेवक के बारे में, यानी पब्लिक सर्वेंट के बारे में। पब्लिक सर्वेंट, इसमें क्या कहा गया है, पब्लिक सर्वेंट के बारे में। पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक के बारे में इसमें बात कही गई है। तो अभी तो कुछ नहीं, अभी तो इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा। आगे की जब धाराएं आप पढ़ोगे, चैप्टर 3 जो अगली क्लास से स्टार्ट होगा, उससे आगे आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि उससे आगे धाराएं अच्छी खासी धाराएं अच्छी जो ज़्यादातर अक्सर सुनने को मिल जाती हैं, तो उसमें आपको इंटरेस्ट अच्छा खासा आने लगेगा फिर पढ़ने में। तो यहाँ पर लोक सेवक का मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा पब्लिक सर्वेंट से सैन्य अधिकारी और सैन्य अधिकारी यहाँ से दोनों संबंधित हो जाएंगे। यहाँ से एक तो असैन्य अधिकारी भी हो जाएगा, असैन्य अधिकारी और सैन्य अधिकारी, इससे संबंधित असैन्य अधिकारी भी हैं और सैन्य अधिकारी भी हैं। इससे संबंधित असैन्य अधिकारी भी हैं और सैन्य अधिकारी हैं। जैसे सैन्य अधिकारियों में आप देख लीजिए एग्जाम्पल, सेना के क्या हो गए, सेना के कमीशन्ड ऑफिसर्स, सेना के कमीशन्ड ऑफिसर्स, और उसके बाद में सेना के कमीशन्ड ऑफिसर हो गए। और जैसे नगर निगम के अधिकारी हो गए, न्यायाधीश वगैरह हो गए, नगर निगम के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी, न्यायाधीश वगैरह हो गए, ये सारे पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। तो सेना के कमीशन्ड ऑफिसर्स मतलब एयरफोर्स के कमीशन्ड ऑफिसर्स, और एयरफोर्स के हो गए, और आर्मी के हो गए, नेवी के हो गए ऑफिसर्स वगैरह, यही होते हैं कमीशन्ड ऑफिसर्स। तो यहाँ पर एक तरीके से देखिए, जैसे कि यहाँ पर एक तरीके से इस तरीके से समझिए चार्ट से,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ा गोला है, उसको लोक सेवक कहा गया, और जो छोटा गोला है उसको सिविल सेवक, और सिविल सेवक का जो गोला है वो लोक सेवक गोला के अंदर है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, सभी सिविल सेवक लोक सेवक होते हैं, सभी जो सिविल सेवक हैं वो लोक सेवक होते हैं, लेकिन सभी लोक सेवक सिविल सेवक नहीं होते हैं। तो सभी सिविल सेवक जो होते हैं वो लोक सेवक होते हैं, लेकिन सभी सिविल सेवक लोक सेवक नहीं होते हैं। तो इसका यहाँ पर अर्थ यही है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा रीजनिंग में, वेन डायग्राम वगैरह इस तरीके से आते हैं, तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है। अब इसके बाद में सेक्शन अगला देखते हैं। सेक्शन अगला क्या है यहाँ पर, धारा 23 या धारा 23। इसमें किसकी रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस की बात कही गई है। किसकी बात कही गई है, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस की। जैसे कि सदोष लाभ और सदोष हानि। यहाँ पर रॉन्गफुल गेन का मतलब हो जाएगा सदोष लाभ, और यहाँ पर हो जाएगा सदोष हानि। सदोष लाभ और सदोष हानि, यहाँ पर मतलब क्या होगा, सदोष लाभ और सदोष हानि का। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल समझिए कि एग्जाम्पल से समझेंगे यहाँ पर कि ए जो है इसने क्या किया, बी की घड़ी चुरा ली, या कोई भी सामान उसका घड़ी के अलावा चुरा लिया। ए ने जो है बी की क्या की, घड़ी चुरा ली। तो ए ने जब बी की घड़ी चुराई तो ए को क्या हुआ, ए को तो रॉन्गफुल गेन यानी कि सदोष लाभ हुआ। क्या हुआ, सदोष लाभ, क्योंकि इसने बी की घड़ी चुरा ली। ए ने जो है बी की घड़ी चुराई। बी को क्या हुआ, बी को हुआ रॉन्गफुल लॉस यानी कि सदोष हानि। तो इसमें ये कहा गया है सदोष लाभ और सदोष हानि में किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को एक को लाभ हो रहा है और किसी को हानि हो रही है, तो उसका मतलब यही है कि एक व्यक्ति को सदोष लाभ हो रहा है और एक व्यक्ति को सदोष हानि। तो चैप्टर 2 आज आपका कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो आज जो चैप्टर 2 है वो आपका आधा ही कंप्लीट हो पाया, आधा कंप्लीट होगा आपका नेक्स्ट क्लास में। तो मैं यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। क्योंकि गर्मी थोड़ी ज़्यादा है इसलिए आज क्लास को यहीं पर बंद कर रहे हैं। तो जो पहली क्लास है वो अगर आप लोगों ने देखी है तो वो भी देख लेना, ये वाली क्लास। और इसके बाद जो क्लास 3rd चैप्टर स्टार्ट होगा वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। यहाँ तक तो खैर ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। तो जो हमने आपको वायदा किया था कि डेली 5 क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो अगली क्लास जो होगी उसमें भी आपको डेली के हिसाब से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, इससे रिलेटेड होंगे जो आज पढ़ाया है इसी से। तो आज की क्लास के लिए चलिए, धन्यवाद सभी का।